दोस्तों, घटना कई सौ साल पुरानी है। एक बार राजा पीटर ने अपने साथ काम करने वाले कर्मचारियों को कहा सुनी होने के बाद अपने राष्ट्र से देश निकाला दे दिया। देश निकाले की सूचना पाकर के सभी लोग इकट्ठे होकर के उस देश को छोड़ करके चले आए और दूसरे देश में जाकर के अपना जीवन यापन करने लगे। दूसरे देश में जाकर उन्होंने दिहाड़ी मजदूरी या जो भी काम धंधा मिला वो उनको करते रहे। बहुत समय गुजरा, ये लोग यहीं पर रह गए और यहीं के हो गए। मजदूरी करते करते इनको काफ़ी टाइम बीत जाता है, उम्र का एक लंबा पड़ाव बीत जाता है। 15-20 साल इनके जीवन के गुजर जाते हैं। ये अपने आप को अब इसी देश का नागरिक समझने लगे। उधर राजा के मन में ख्याल आया कि कुछ समय पहले मैंने अपने देश के नागरिकों को देश निकाला दिया था। अब मेरे देश के नागरिक पता नहीं किस हाल में होंगे, वहाँ पे क्या कर रहे होंगे, कितने दुखी होंगे, कितने सुखी होंगे, पता नहीं उनका जीवन कैसे गुजर रहा होगा। तरह तरह की चिंताएं राजा के मन में घर कर गई और राजा बेचैन हो गया। दिन रात राजा को चैन ना पड़े। वो किसी से ये बात शेयर भी नहीं कर सकते थे और करें भी किससे, क्योंकि राजा का खुद का ही हुक्म था उनको देश से निकालने का। कुछ समय और बीता। एक दिन राजा ने निर्णय लिया कि अब तो मेरा मन नहीं लगता है, मेरे जीवन की शांति गायब हो गई है। अब तो कुछ भी करके उन नागरिकों को अपने देश में वापस लेकर के आऊँगा। ये विचार बनाने के बाद राजा कुछ समय डटने के बाद अपना राजकाज अपने जो घनिष्ठ मित्र था उसको सौंप देते हैं कुछ टाइम के लिए कि मैं कुछ समय में वापस आऊँगा, तुम अपने राजकाज के कामों को संभालते रहो। इतना कह करके राजा एक मजदूर का भेष बना करके उस देश में एंटर कर जाता है जहाँ पे उसके द्वारा निकाला दिए हुए नागरिक रहते थे। किसी से पूछताछ करते हुए उनके असली ठिकाने पर पहुँच गया और वहाँ से उन मज़दूरों के साथ बातचीत करने लगा। शुरुआत में तो उन मज़दूरों ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि ये नया आदमी लगता है, अपरिचित लगता है, इससे हम अपने जीवन की सारी घटनाएं शेयर क्यों करूं। कुछ समय और बीता। राजा भी एक मजदूर के रूप में उनके साथ मजदूरी करने लग गया और उन्हीं के साथ दिन रात रहने लगा। कुछ समय और बीता। राजा धीरे धीरे उनसे उनके जीवन के बारे में पूछना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने भी उनके साथ बातचीत करनी शुरू कर दी और राजा ने पूछा कि तुम लोग यहाँ मजदूरी करने के लिए कब से रह रहे हो और इतने सस्ते में क्यों मजदूरी कर रहे हो। राजा की इस बात का जवाब देते हुए उन्होंने कहा, तू भी तो हमारे साथ कर रहा है, तू कहाँ से आया, कैसे आया है और तुम्हें हमारे काम से क्या मतलब। इस पर वो राजा के भेष, मजदूर के भेष में जो राजा था वो कहने लगा, भाई मुझे बहुत दया आती है, तुम दिन भर काम करते हो, तुम्हें तनख्वाह भी बहुत कम मिलती है, वो भी तुम्हें समय पर नहीं मिल पाती है। इस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतित हूँ। इस पर अपना समझकर उन्होंने राजा को अपना व्याख्यान बताना शुरू कर दिया। अब राजा मजदूर के भेष में उनकी सारी बातें सुन रहा था। बस उनके मन में एक ही डाउट था कि मैं अपने देश के नागरिकों को अच्छे से पहचान कर लूं कि यही वे नागरिक हैं। इस प्रकार उनकी सारी बातें सुनने के बाद राजा के मन में एक क्लियर हो जाता है कि ये ही वो असली नागरिक है जो तूने अपने देश से निकाला दे करके भगाए थे। अपने किए पर पछतावा करते हुए राजा रात भर नहीं सोया और इनके जीवन के बारे में विचार करता रहा। ये सोचता रहा कि मैंने तो अपने देश से
इन कर्मचारियों को निकाला दे दिया था, लेकिन यहाँ पे ये किसी और के गुलाम बनकर के कार्य कर रहे हैं। इनको भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है, इनको इनके काम के हिसाब से तनख्वाह भी टाइम पे नहीं मिल रही है। इनका कितना दुर्दशा का जीवन है। इस तरह की बातें सोचते सोचते राजा बहुत चिंतित था और उनको वहाँ से ले जाने की कोई तरकीब सोच रहा था। अगले दिन राजा ने फिर उनको इकट्ठा किया और उनसे पूछा कि भाई, तुम लोगों को तुम्हारे राजा ने क्यों देश निकाला दिया था। इस पर उन्होंने अपनी सारी व्याख्यान उस मजदूर बने राजा को सुना दी और मजदूर कहने लगा कि अगर तुम्हारा राजा तुम्हें वापस से अपने पास बुला ले, क्या तुम अपने वतन को लौट सकते हो। इस पर सभी मजदूरों की आंखों में आंसू आ गए और एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। उनके मन में ये था कि शायद ये हमारा टाइम खराब कर रहा है, हमारा काम धंधे का टाइम हो गया है और ये ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रहा है। अगर इसकी इतनी ही जानकारी है तो ये खुद हमारे साथ मजदूरी क्यों कर रहा है। इस पर राजा ने उनकी बात को भांपते हुए क्लियर आवाज़ में कहा कि भाई, जिस देश के तुम नागरिक हो उस देश का वो राजा मेरा बहुत ही घनिष्ठ मित्र है और मैं उसको बोल दूंगा वो तुम्हें फिर से अपने राज्य में शरण दे देगा, फिर से तुम्हें अपने किए पर माफ़ कर देगा। ये मुझे पक्का यकीन है। इस बात पर यकीन नहीं होने वाला था। मजदूर एक दूसरे की तरफ आश्चर्यजनक निगाह से देखते रहे। कुछ टाइम बीता। हर रोज़ राजा उनके सामने यही चर्चा करता कि अगर मैं तुमको तुम्हारे असली देश लेके चलूं और राजा तुम्हें माफ़ कर दे फिर कैसा रहेगा। समय बीतता गया। मजदूर बने राजा की इस बात पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ, लेकिन हर रोज़ काम की छुट्टी होते ही वो राजा अपने कर्मचारियों को यही कथा सुनाता कि मैं तुम्हारे देश के राजा का अच्छा मित्र हूँ और मैं तुम्हें वापस तुम्हारे देश छोड़ सकता हूँ। इस पर मजदूर कहने लगे, भाई कोई तो बात है, ये नया मजदूर आया है, हो सकता है इसकी हमारे राजा से गहरी मित्रता हो और ये हमें हमारे देश में वापस ले जाए, वरना आज तक हमें यहाँ पे 15 से 20 साल हो गए मजदूरी करते हुए, कोई भी इंसान हमारा इतना हमदर्द बन के हमारे साथ काम नहीं किया, न हमारे जीवन के सुधार के बारे में किसी ने कोई बात करी। इस पर कुछ मजदूरों को यकीन हो जाता है और वो कहने लगे कि हे भाई, क्या तू सचमुच हमें हमारे देश में छोड़ देगा। इस पर मजदूर बने राजा कहने लगा कि हाँ भाई, तुम मेरे ऊपर यकीन करो, मैं सचमुच तुम्हें तुम्हारे राजा के सामने पेश करूंगा और तुम्हें माफ़ी दिला के तुम्हारे असली देश में जा मिलाऊंगा। इस पर 10-11 मजदूर उसके साथ चलने को तैयार हो गए। काम से छुट्टियां ले ली और अपना सामान पैक करके उस मजदूर बने राजा के पीछे पीछे हो लिए। मजदूर तो मजदूर नहीं था, वो तो राजा ही था और स्वयं उसी देश का राजा था जो मजदूर का भेष बना करके उनको लेने के लिए आया था और उन्हें विश्वास दिलाने के लिए उन्हीं के जैसा भेष बना करके मजदूरी कर रहा था। तो आगे क्या देखते हैं। अपने सीमा से बाहर जाते ही उसने अपने मजदूरी वाले वस्त्र निकाल दिए और सैनिकों वाले वस्त्र पहन लिए। उस देश की हर प्रजा उस राजा को जानती थी। जहाँ से भी वो राजा गुजरा उसको सलाम हुआ, सभी लोगों ने उसको प्रणाम किया, किसी ने नमस्कार किया, सभी ने राम राम करी। इस पर पीछे चल रहे मजदूरों को ये यकीन तो हुआ कि हाँ, कुछ तो है, इस भाई के अंदर कुछ दम है, क्योंकि जैसे ही ये अपने देश के अंदर इंटर हुआ इसको लोग जानने पहचानने लगे, इसको राम राम करने लगे। कुछ तो बात है, हो सकता है ये कोई छोटा मोटा कर्मचारी हो और हमारे राजा नहीं भेजा हो। कुछ देर और बीता। राजा ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता गया उसके स्वागत की तैयारियां उतनी ही बढ़ती गई। राजा अपने राजधानी में पहुंच गया। मजदूरों का भी भयंकर स्वागत होने लगा और मजदूर भी अपने मन ही मन खुशी के मारे ढूलते हुए नजर आए कि हो न हो ये वाकई में
हमारा भला करने के लिए आया था। कुछ दूर और चलने के बाद राजा अपने महल के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है और राजा की जय जयकार होने लगती है। मजदूर एक दूसरे के मुंह की तरफ आश्चर्यचकित होकर के देखने लगे कि ये तो वही इंसान है जो हमारे साथ मजदूरी कर रहा था और यहाँ पे इसकी जय जयकार हो रही है। ये मामला क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। थोड़ी दूर बाद जाकर के राज दरबार में पहुँच गए सभी लोग और उस राजा की जय जयकार होने लगी। वो राजा सीधा एक कमरे में चला गया और राज दरबार में राजा का जो सिंहासन था वो खाली था। उन लोगों को कह करके अंदर चला गया कि मैं तुम्हारे राजा को बुला करके लाता हूँ और तुम यहीं पे खड़े रहना। वो मजदूर डरते डरते सहमे तो कि कहीं ये यहाँ तक तो हमें ले आया है, कहीं आगे हमें इस संकट में डाल के हमारा साथ छोड़ के ना चला जाए, कहीं ये वापस ना आए। लेकिन फिर भी कुछ मजदूर समझदार थे, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जो हमें इतने गहरे संकट से निकाल करके यहाँ तक लेके आया है वो आगे भी हमें लेकर के चलेगा। इस पर कुछ देर बाद बीती तो राजा की पोशाक में वही राजा जो उनके देश में जाकर के मजदूर बना हुआ था, उनके साथ मजदूरी कर रहा था, वही राजा सिंहासन पर आके बैठ गया और उन सभी मजदूरों को माफ़ कर दिया और उनको अपने गले से लगा लिया। इस पर उन्होंने पहचान लिया। सभी मजदूरों की आंखों में पानी आ गया और तर बरतर सभी मजदूर रोने लगे कि हे बादशाह सलामत, तू अपने लोक लाज की परवाह किए बिना हमारे को यहाँ लेने के लिए आया है। हे बादशाह सलामत, हम ये तेरा उपकार कभी नहीं भूलेंगे। तूने बहुत बड़ा परोपकार कर दिया है और बहुत बड़ी दयालुता की मिसाल पेश की है। हे राजन, आपके चरणों में हम सबका कोटि कोटि प्रणाम है और हमें क्षमा कर दीजिए। एक और भूल हमसे हो गई कि हमने आपको पहचानने में गलती कर दी। हमें ये सोच के भी कभी चढ़ जाती है कि हमारा देश का राजा खुद मजदूर बन के हमारे साथ इतने दिनों तक मजदूरी करी और हमें लेने के लिए हमारे दूसरे देश में पहुंच गया। वाह राजा सलामत, तू धन्य है, धन्यवाद के काबिल है। तो प्यारे दोस्तों, इस घटना से पता चलता है कि अपने देश की चाहे कोई भी नागरिक हो, वो राजा की प्रजा होती है और प्रजा संतान के बराबर होती है। पहले लोग अपनी प्रजा को सभी राजा अपनी संतान के बराबर समझते थे। तो प्यारे दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।